Everyone, my name is Shivangi Singh and welcome back to my YouTube channel that is AIM with Shivangi। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का दूसरा टॉपिक जो कि है टिश्यू, और ये उसका दूसरा वीडियो होने वाला है। पहले वीडियो में हम ऑलरेडी प्लांट टिश्यू कवर कर चुके हैं, थोड़ा बहुत चीजें जो रह गई हैं वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहिए। जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था जाइलम। जाइलम बेसिकली हेल्प करता है इन कंडक्शन ऑफ वाटर, राइट। अब हमें पढ़ना है यहाँ पे फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, याद करो उस पुराने वीडियो में हम लोगों ने कैसे ट्रिक से याद किया था, और उस ट्रिक के अकॉर्डिंग ये जो हमारी दूसरी गर्लफ्रेंड थी ये क्या लेकर के आती थी, फूड, राइट। अब ये कैसे कंडक्शन ऑफ फूड, बेसिकली इसका क्या काम है फ्लोएम का, वाटर की जगह ये फूड कंडक्ट करेगी। जाइलम क्या कंडक्ट करता है, वाटर, ये क्या कंडक्ट करेगी, फूड, एग्जैक्टली। आगे बढ़ जाते हैं। इस डायग्राम से बेसिक समझने की कोशिश करो, आपको हल्का आइडिया लगेगा कि कैसे कैसी चीजें होती हैं। एक डायग्राम है जिसमें सबसे पहले आपको ये वाला एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारी सीव ट्यूब। अब ये जो सीव ट्यूब होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंडक्शन ऑफ फूड है उसमें जो मेन रोल प्ले कर रही है वो हमारी सीव ट्यूब ही प्ले कर रही है। सीव ट्यूब की हेल्प से ही सारा कंडक्शन ऑफ फूड हो रहा है। दूसरी हमारी कंपेनियन सेल्स, इसके जस्ट बगल में। कंपेनियन का क्या मतलब होता है, कंपेनियन जो आपका साथी हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गलती कर रहे हो आप, तो आपका जो कंपेनियन है वो आपका उस मिस्टेक में जो कंपेनियन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कंपेनियन, राइट। कंपेनियन मतलब दोस्त या फिर साथी। तो ये सीव ट्यूब का कौन है साथी, हमारा दूसरा कंपेनियन सेल जो उसके जस्ट बगल में होता है, और ये इसकी हेल्प करता है काम करने में। अब इन लोगों का काम तो आपको समझ में आ गया। फिर आती है हमारी सीव प्लेट्स। अगर आपको दिख रहा हो ये डायग्राम देख लो, सीव प्लेट्स। अब हम लोग आगे समझेंगे कि इनका कैसे कैसे क्या काम होता है। सबसे पहले इसके 4 पार्ट्स होते हैं फ्लोएम के, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। अगर आपको पुराना वाला याद होगा तो आपको और आसानी होगी। सबसे पहले हम समझते हैं सीव ट्यूब क्या होता है। सीव ट्यूब, अभी आपने मैम बताया कि मैम ये कंडक्शन में हेल्प कर रहा है, एग्जैक्टली। पहला तो ये कंडक्शन में हेल्प कर रहा है। ये थिन वॉल्ड और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। पहले तो इसका थिन एंड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, थिन वॉल एंड इलोंगेटेड ट्यूब, पहला। दूसरा कि जो इसकी एंड्स होती हैं उस पे होता है हमारी सीव प्लेट्स, जिसमें होते हैं पोर्स। दिख रहा है ये पोर्स। अब भैया पोर्स नहीं होंगे तो खाना जाएगा कैसे, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में से ये पोर्स जरूरी हैं। तो इनकी वॉल्स हैव पोरस स्ट्रक्चर कॉल्ड सीव प्लेट। समझ में आ गया, सीव प्लेट। फिर एक लास्ट चीज जो कि है, अगर मान लो आपको चोट लग जाती है तो उसको रिपेयर होना जरूरी है ना, वरना आप कैसे फंक्शन कर पाओगे। वैसे ही हमारा जो सीव ट्यूब होती है अगर वो किसी प्रकार से डैमेज हो जाए तो इसका जो काम है कंडक्शन ऑफ फूड ये तो रुक ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसीलिए इसके पास होता है एक चीज जो कि है स्लाइम प्रोटीन। इसकी हेल्प से ये क्या करती है, खुद को रिपेयर करती है। अगर इसको चोट लग जाए तो, डैमेज हो जाए तो। हम समझ में आ रहा है सीव ट्यूब का कंप्लीट काम, आई होप आपको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कंपेनियन सेल की तरफ से। जो सीव ट्यूब होती है इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। सबसे पहली चीज आपको ये याद रखने, दिख भी रहा होगा यहाँ पे कोई न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, नहीं। तो आप ये याद रख लो कि सीव ट्यूब जो होती है इसमें एक और चीज दिख लो यहाँ पे, नो न्यूक्लियस। ये तीनों चीजें आपको, चारों चीजें याद हो गई होंगी आई होप। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कंपेनियन सेल्स के बारे में। कंपेनियन सेल्स जो होती हैं इनके पास न्यूक्लियस होता है, आपको तो दिख ही रहा होगा। ये नहीं हमारे कंपेनियन सेल की न्यूक्लियस। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अभी हमने बात किया कि कंपेनियन है, ये फ्रेंड है किसका, सीव ट्यूब का। तो ये जो कंपेनियन सेल है इसको एक और चीज बोलते हैं सिस्टर सेल्स। सिस्टर सेल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि
जो हमारी सिस्टर होती है क्या होती है, हम और हमारी सिस्टर एक ही मदर के बच्चे होते हैं, राइट। वैसे ही जो सीव ट्यूब है और कंपेनियन सेल्स है वो सिंगल मदर से ओरिजिनेट होते हैं, अगर आप चाहो तो ऐसे कह सकते हो, इसीलिए इनको बोलते हैं सिस्टर सेल्स। दूसरा काम क्या है इसका, ये हेल्प करती है कंडक्शन में, और दूसरा इसके पास न्यूक्लियस होता है, हैव न्यूक्लियस, ठीक है, हैव न्यूक्लियस, कंडक्शन में हेल्प करती है, कंपेनियन है सीव ट्यूब की, इसको सिस्टर सेल्स भी कहते हैं। आई होप आपको दोनों ही चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब आ जाते हैं हम लोग फ्लोएम फाइबर्स की तरफ। क्या याद आ रहा है फ्लोएम फाइबर्स से, क्या याद आ रहा है आपको? एक चीज आपको पहले क्लियरली बता दें, जैसे हम लोगों ने जाइलम में पढ़ा था, वो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था मैकेनिकल सपोर्ट देने में, पर ऐसा कुछ भी हमारा फ्लोएम नहीं करने वाला। कोई भी मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को ये नहीं देगा। टू बी स्पेसिफिक, प्लांट को कोई भी मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देगा, पर ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा। किसको देगा फिर मैम? ये देगा मैकेनिकल सपोर्ट टू, किसको देगा बताओ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, बताओ बताओ, सोचो सोचो। टू सीव ट्यूब्स, राइट। सबसे ज्यादा जरूरत किसको है मैकेनिकल सपोर्ट की? हमारे सीव ट्यूब को ही तो भैया, कंडक्शन ऑफ फूड तो यही कर रही है, यही तो हमारी करता धरता है। अगर इसको कुछ हो गया तो इसीलिए मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत जो है वो फ्लोएम फाइबर किसको देगा? वो सीव ट्यूब को ही देगा। सारी कहानी इसमें सीव ट्यूब के इर्द गिर्द ही घूम रही है, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अब आ जाते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सुन के क्या याद आ रहा है? स्टोरेज ऑफ फूड, एग्जैक्टली। बस आपको ये याद रखना है कि ये क्या करेगा? स्टोरेज ऑफ फूड, कुछ भी नहीं, इसमें बस इतना ही याद रख लो, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेडियल कंडक्शन कह सकते हो। रेडियल कंडक्शन क्या होता है? रेडियस, ये होती है हमारी रेडियस। तो ऐसे 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 फूड को जो कंडक्ट करवाए चारों तरफ, आगे पीछे ऊपर नीचे, ये होता है हमारा रेडियल कंडक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मतलब चारों तरफ आप कह सकते हो, दूसरे शब्दों में बोला जाए तो फूड का कंडक्शन चारों तरफ, उसी को बोलते हैं हम लोग रेडियल कंडक्शन। आई होप आपको ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई है। एक चीज और है, थोड़ा सा और समझ लो इसको। जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंशिएट करने को अगर कोई कहे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। सबसे पहले यहां लिखो जाइलम, यहां लिखो फ्लोएम, यहां लिखो वाटर, यहां लिखो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, या फिर यहां पे फूड भी लिख सकते हो आप, राइट। ये क्या करेगा? कंडक्ट करवाएगा। समझ में आ रहा है ना? इससे ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसान हो। दूसरा, जाइलम में जो हमारे डेड एलिमेंट्स, अगर हमें याद हो आपको, तो इसमें 3 डेड एलिमेंट्स होते हैं। 3 डेड एलिमेंट्स, इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं जिसके 3 एलिमेंट्स डेड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रैकीड्स, ठीक है, वेसल्स एंड जाइलम, जाइलम पैरेन्काइमा, नहीं जाइलम फाइबर्स। और इसमें जो हमारा डेड होता है वो 1 डेड होता है, वो होता है हमारा फ्लोएम फाइबर, ठीक है। बाकी इसमें अगर आपको याद रखें तो बाकी के 3 लिविंग हो जाएंगे, इसमें एक जो होगा हमारा जो जाइलम पैरेन्काइमा वो लिविंग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो जाइलम है वो कंडक्शन करवाता है यूनिडायरेक्शनल। ये क्या कंडक्ट कराएगा? बाई डायरेक्शनल। या फिर रेडियल भी कह सकते हो आप, ठीक है। ये हो गया हमारी 3 चीजें। और अगर जाइलम में हमें कुछ याद रखना हो तो ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड
मैकेनिकल सपोर्ट, और ये डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट टू प्लांट, ये प्लांट को टू प्लांट लिख लो यहाँ पे और अच्छे से समझने के लिए। आई होप आपको ये चारों के चारों डिफरेंसेस याद हो गए होंगे, ज्यादा रिलेट भी कर पा रहे होंगे आप इनके साथ। पहला वाटर कंडक्ट कराता है, ये सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या फिर फूड कंडक्ट कराता है। तीन डेड एलिमेंट्स है, एक लिविंग एलिमेंट है। जो तीन डेड है वो है ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स। इसमें एक डेड है वो है जाइलम फ्लोएम फाइबर्स। ये यूनिडायरेक्शनल होता है ऑब्वियसली। ये रही हमारी रूट्स से पानी सिर्फ ऊपर की तरफ ही तो जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। पर जो हमारा फूड बनता है वो कहाँ बनता है, वो बनता है हमारी प्लांट्स है। फॉर एग्जांपल ये अब यहाँ मान लो ये रही हमारी लीफ में हमारा बना फूड। अब ये फूड जो है हमारा इधर भी जाएगा, है ना, यहाँ भी लीफ है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, तो चारों तरफ जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल या रेडियल। लेकिन वाटर का क्या है, वाटर को सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, इससे यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हम लोगों ने पढ़ाई था, ये कोई मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो क्या है, वो है सीव ट्यूब। एग्जैक्टली। आगे बढ़ जाते हैं अभी थोड़ा सा, ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्लांट में कितने टाइप की सिक्योरिटी होती है। अगर आप समझना चाहें तो बेसिकली जो प्लांट होते हैं वो दो टाइप की सिक्योरिटी होती है उसमें। पहली होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है हमारी कॉर्क। अगर आपको याद करना हो तो ऐसे EC करके याद कर सकते हो, एपिडर्मिस और कॉर्क। तो जो एपिडर्मिस होती है वो आउटर लेयर होती है हमारी लीव्स की, और वो प्रोटेक्ट करती है हमारे लीव्स को या फिर प्लांट को, ताकि कोई भी पैथोजन, इंसेक्ट, है ना, फंगल इन्फेक्शन ऐसे ही ना हो जाए। चलो थोड़ा सा समझते हैं। पहली क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है, अगर आप समझो तो ये रही हमारी लीफ, है ना। इस लीफ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या क्या होता है, ये होती है स्टोमेटल पोर्स। स्टोमेटा होते हैं, इसके भी ऊपर एक लेयर होती है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है, पतली सी लेयर होती है, इसी को बोलते हैं हम एपिडर्मिस। अभी तो हम फिलहाल पढ़ रहे हैं, आपको बता दें ये प्रोटेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। अब ये एपिडर्मिस जो होती है हमारी सबसे ऊपर की लेयर होती है किसी भी लीफ की। तो अगर हम आपको बताना चाहें तो ये कह सकते हो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है। सिंगल लेयर होती है, ज्यादा टफ लेयर नहीं होती है, प्रोटेक्ट करती है प्लांट को फ्रॉम पैथोजेंस एंड इन्फेक्शन, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन ना हो। दूसरा, अगर ये डेजर्ट प्लांट होते हैं तो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा हीट की वजह से जो वाटर लॉस कैपेसिटी होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए इनके पास जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनके पास एपिडर्मिस में एक चीज प्रेजेंट होती है जो कि होती है क्यूटिकल। क्यूटिकल इज प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस। In desert plant to avoid water loss, right? क्यों होती होगी भाई, खुद सोचो, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। और ये जो हमारी एपिडर्मिस है ये कहाँ और प्रेजेंट होती है, ये हमारी रूट्स में भी प्रेजेंट होती है। ये बेसिकली रूट्स में प्रेजेंट होती है ताकि जो हमारी वाटर जो एब्जॉर्ब कर रही हैं रूट्स, उसमें ये हेल्प कर सके। कहाँ प्रेजेंट होती है, रूट्स में, फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। समझ में आ गया?
आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अभी एपिडर्मिस के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं कॉर्क। कॉर्क क्या होती है? कॉर्क सुना है आपने कहीं? याद करने की कोशिश करो। हाँ मैम, याद पढ़ रहे थे। दूसरा कॉर्क। कॉर्क जो सेल्स होती हैं, अगर आपने सुना हो, अगर आपको याद आ रहा हो, तो कॉर्क हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? चैप्टर 1 में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था जो डिस्कवरी हुई थी सबसे पहली नॉन लिविंग सेल की या फिर पहली सेल की, वो थी कॉर्क की सेल्स की, राइट। बार्क ऑफ ट्री में जो कॉर्क की सेल्स होती हैं उनकी स्टडी करी गई थी विद रॉबर्ट हुक, और उन्होंने डिस्कवर किया था पहली सेल। वही है ये कॉर्क। ये कॉर्क वही है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है। ये सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर है ट्री की, ये प्रोटेक्टिव लेयर है और ये प्रोटेक्ट करती है प्लांट को फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ, जैसे कि फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से राइट। मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होती है। मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होती है। दूसरी डेड सेल होती है। डेड सेल होती है, राइट। आपको तो पता ही है ये बात। तीसरा, वाटर लॉस प्रिवेंशन में हेल्प करती है, यानी कि वाटर लॉस ना हो पाए इसलिए ये हेल्प करती है। आई होप आपको दोनों ही टाइप के प्रोटेक्टिव टिश्यू समझ में आ गए होंगे। अब हमें पढ़ना है एनिमल टिश्यू। इसी के साथ हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट होता है। अब हम आ जा रहे हैं अपने एनिमल टिश्यूज पे। अभी जो एनिमल टिश्यू है थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए हम लोग समझते हैं, पहले देख लेते हैं यहाँ पे एनिमल टिश्यू। 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला है एपिथेलियल टिश्यू। आई होप स्पेलिंग सही है। हाँ, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है मस्क्यूलर टिश्यू। तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू। और चौथा है हमारा नर्वस टिश्यू। अब इसको समझने के लिए थोड़ा जरूरी है ये समझना कि, चलो सोचो, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम क्या है, हम भी तो एनिमल्स ही हैं, ह्यूमंस भी एनिमल्स ही होते हैं। तो क्या नेसेसरी चीज है अगर हम घर से बाहर निकल जाए और हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। सो फॉर एग्जाम्पल मान लो आज हम बाहर निकलते हैं और हमारा काउंटर हो जाता है एक किसी रैंडम इंसान से जो हमें खतरा पहुंचा सकता है। अब उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत है, ठीक है। सबसे पहले हमें जरूरत होगी क्या, सेल्फ डिफेंस की, या फिर आप कह सकते हो कि प्रोटेक्शन की, या फिर सिक्योरिटी की। सेल्फ डिफेंस की जरूरत नहीं होगी, सबसे पहले हमें जरूरत होगी सिक्योरिटी की, राइट। और वो सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा, वो हम लोग पढ़ेंगे। पर आपको याद रखना है क्या क्या जरूरत पड़ेगी हमें। पहला जरूरत पड़ेगी हमें सिक्योरिटी की। दूसरी हमें जरूरत पड़ेगी सेल्फ डिफेंस की, राइट। दूसरी सेल्फ डिफेंस की। तीसरी क्या जरूरत पड़ेगी हमें, तीसरी जरूरत पड़ सकती है हमें अपने ब्रेन की, राइट। हमें ब्रेन भी तो लगाना पड़ेगा इन सब चीजों में। और चौथा क्या जरूरत पड़ेगी, कनेक्शन की। भाई मारने के लिए उसको कांटेक्ट में तो आना ही पड़ेगा ना। तो तीसरा क्या जरूरत, चौथा क्या जरूरत पड़ेगी, कनेक्शन की। इन 4 चीजों की हेल्प से हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू। सबसे पहले हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी की। तो ये सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करेगा हमारा एपिथेलियल टिश्यू। इसको आप बोल सकते हो सिक्योरिटी, राइट। कैसे, अभी आगे बढ़ोगे। मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं। मस्कुलर टिश्यू हमारा क्या बोला मैंने, सेल्फ डिफेंस। अब मस्कुलर टिश्यू, मसल्स हमारी अच्छी होंगी तभी तो हमारा सेल्फ डिफेंस अच्छा होगा, राइट। फिर आ जाता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। भैया नर्वस टिश्यू, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। फिर कनेक्टिव टिश्यू, उसको पीटने के लिए उसको कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा, है ना। हमारे मुक्के को उसके नाक पे जाके लगना भी तो पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें हम लोग ऐसे याद कर सकते हो छोटी सी ट्रिक के साथ। आगे बढ़ जाते हैं, एक एक करके समझते हैं टिश्यू।
जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो सबसे पहली चीज तो ये जो स्किन है ना, ये हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग, ये एपिथेलियल टिश्यू से ही का ही एक टाइप है, राइट। सबसे पहले लिख लो आउटर मोस्ट कवरिंग। ग्रो ऑन एनी टाइप ऑफ टिश्यू, सेल या टिश्यू, किसी भी टाइप के सेल्स पे टिश्यू पे ग्रो कर जाती है। प्रेजेंट ऑन ऑल ऑर्गन्स, ये जो टिश्यू होती है ना, ये वाली जो सेल्स होती हैं, ये जो टिश्यू होती है एपिथेलियल टिश्यू होती है, ये नॉन नर्वस टिश्यू होती है और इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, वेसल्स आर एब्सेंट, राइट। ये 3-4 पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं। एपिथेलियल टिश्यू लगभग आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा। इसके जो टाइप होते हैं अगर आपको याद करना हो तो इसको ऐसे C³ S² से याद रखना। इसके बेसिकली 5 टाइप हैं। कौन कौन से? पहला है, सॉरी, C³S², हाँ। सबसे पहले है हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा है हमारा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, तीसरा है हमारा क्यूबॉइडल, चौथा है हमारा कॉलमनार सीलिएटेड। सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम को समझने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली कुछ ऐसी पतली सी लेयर होती है और ये पाई जाती है हमारे कहाँ, माउथ में, राइट। बहुत पतली सी लेयर होती है माउथ में, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, राइट। ऐसी सब जगह पे स्टमक एंड ओइसोफेगस भी कह सकते हो, फेगस, ये ऐसी जगह पे पाई जाती है। ये इतनी पतली होती है कि अगर आपको याद हो, जैसे आपने कभी देखा हो कि अगर आप खाना खाते हो कभी कभी जल्दी जल्दी खाते वक्त या खाते वक्त बोलते समय आपके माउथ में कट बहुत आसानी से लग जाता है दांतों से, है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो जो लेयर है वो हमारी किससे बनी हुई है? स्क्वैमस एपिथेलियम। वही जो स्क्वैमस एपिथेलियम की लेयर है बहुत ही ज्यादा पतली होती है। और स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है? अब ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है इसके ऊपर एक और स्क्वैमस एपिथेलियम सैंडविच की तरह रखते चले जाओगे तो ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बन जाएगा। और जो हमारा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है ये हमारी आउटर मोस्ट जो स्किन होती है ना, जो स्किन है ये उस लेयर को फॉर्म करती है, राइट। यहाँ पे लिख लो स्किन ऑफ ह्यूमंस और या फिर किसी की भी, है ना। स्किन जो होती है हमारी आउटर मोस्ट स्किन होती है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। फिर आ जाते हैं हम लोग क्यूबॉइडल। जो हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये बेसिकली प्रेजेंट होता है इन नेफ्रॉन्स। क्यूबॉइडल एपिथेलियम को थोड़ा सा क्यूबॉइड लाइक का स्ट्रक्चर होगा, ऐसे क्यूबॉइड जैसा। और अब इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम में आप समझ रहे हो, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। अब इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जो है ये नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट होते हैं, क्यूबॉइड शेप्ड होता है, ये नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट होता है। नेफ्रॉन्स कहाँ होते हैं? किडनी में। फिर आ जाते हैं हम लोग कॉलमनार एपिथेलियम पे। जो हमारा कॉलमनार एपिथेलियम है इसमें ये बेसिकली इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन या फिर स्मॉल, जैसे हमारी जो इंटेस्टाइन आपने पढ़ा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन को लाइन करता है। ये लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। अब ये कैसा होता है? क्यूबॉइडल की तरह होता है लेकिन ये थोड़ा कॉलम जैसा होता है, जो भी है।
ऐसे करके इसका कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग सीलिएटेड एपिथेलियम पे। सीलिएटेड एपिथेलियम ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, यहाँ सीलिया प्रेजेंट होंगे। सीलिया तो आपको पता ही है ना, ये बेसिकली आप समझ लो नोज में एक बहुत ज्यादा बेसिक एग्जांपल याद रखो। नोज में अगर आपको पता हो तो अंदर की तरफ एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी ग्रोथ होती है। ऐसे जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। आई होप आपको ये सारे के सारे समझ में आ गए हैं। रिवाइज कर लेते हैं एक बारी। स्क्वेमस एपिथेलियम, ये हमारी आउटर बहुत ज्यादा पतली सी लेयर होती है, बहुत ज्यादा थिन लेयर होती है, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होती है, इसलिए कि हमारे माउथ यानी और ओएसोफेगस की इनर लाइनिंग में पाए जाते हैं। ये इसलिए बहुत सॉफ्ट होते हैं, अगर आपको बताया तो मैंने कि कट भी आसानी से लग जाता है, इसलिए बहुत सॉफ्ट होते हैं क्योंकि बहुत पतली सी लेयर प्रेजेंट होती है। दूसरा हमारा स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये प्रेजेंट होता है हमारा बेसिकली स्किन जो होती है हमारी, उस स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का ही एग्जांपल है। फिर आता है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमारा किडनी, न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं इसकी जो टिश्यूज होते हैं। फिर आता है हमारा कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम बेसिकली इंटेस्टाइन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में इनर सरफेस पे पाए जाते हैं उसके। फिर सीलिएटेड, ये हमारे नोज में पाया जाता है। साथ ही में इसका और एग्जांपल अगर याद रखो तो ट्रैकिया में पाया जाता है ना। ट्रैकिया क्या होती है आपको पता है? जो हमारी हम लोग सांस लेते हैं तो ट्रैकिया होती है उसमें ना, वो ट्रैकिया में पाया जाता है, नोज में पाया जाता है, ट्रैकिया में पाया जाता है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा एपिथेलियल टिश्यू समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग मस्क्यूलर टिश्यू पे। मस्क्यूलर टिश्यू होता है, ये हमारे मूवमेंट में हेल्प करेगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो हम करने वाले हैं वो किसकी हेल्प से कर पाएंगे? विद द हेल्प ऑफ मस्क्यूलर टिश्यू। ये मस्क्यूलर टिश्यू एक एलोंगेटेड सेल होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मसल फाइबर, उससे बना होता है। एलोंगेटेड सेल जिसका नाम है मसल फाइबर, उससे बना होता है। दूसरा, इसके पास होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिससे ये क्या करता है? प्रोटीन जो हेल्प करता है किसमें? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने में हेल्प करता है मसल्स को। और हमारी जो मूवमेंट है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की हेल्प से ही होती है, राइट। हेल्प करता है किसमें? मूवमेंट में। आई होप आपको पूरे के पूरे समझ में आ गए हैं। क्या करता है? इलोंगेटेड मसल्स, मसल फाइबर होती हैं, उसी की हेल्प से ये बना होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बेसिकली 3 टाइप होते हैं। पहला होता है, अच्छा इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। हमारी जो मम्मियाँ होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। पहली मम्मियाँ होती हैं जो वॉलंटरी होती हैं, बिल्कुल किसी की नहीं सुनती, सारा काम खुद से करना होता है, सारा डिसीजन खुद से लेना होता है, और जो वो बोलती है वही होता है। वो कहती है रुक जाओ तो बच्चे रुक जाते हैं, राइट। वो होती है वॉलंटरी मम्मियाँ। अब इनको आप याद रखो कैसी कितनी कितनी मम्मी होती हैं? 3 टाइप की। पहली है स्ट्रेटेड मसल्स, इनको हम लोग स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स या स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। दूसरी टाइप की जो मम्मियां होती हैं वो होती हैं हमारी नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, और तीसरी होती हैं हमारी पहली होती हैं जो वॉलंटरी होती है, किसी की नहीं सुनती हैं। वॉलंटरी मसल्स यानी कि जो खुद से डिसाइड करेंगी कि कब उनको काम करना है कब नहीं करना है, यानी कि हमारा कंट्रोल होता है जिनके ऊपर, वो होती हैं वॉलंटरी मसल्स। यानी वो मम्मियाँ जो वॉलंटरी हैं उनको बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल्स या फिर स्केलेटल मसल्स। ठीक है, 3 टाइप की मम्मियाँ हैं। पहली हैं जो अपने मन का करती हैं, वॉलंटरी मसल्स। इसमें कौन कौन से आती हैं? हमारे हाथों पैरों की मसल्स, राइट, लेग्स और आर्म्स, या फिर जितनी भी मसल्स आपके कंट्रोल में हैं, लेग्स की मसल्स, आर्म्स की मसल्स,
ये सारे इसमें वॉलेंट्री वाले में आती हैं हमारी। साथ ही में ये जो मसल्स होती हैं वो ऐसी कुछ होती हैं, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। ये अनब्रांच्ड होती हैं, है ना, ये अनब्रांच्ड मसल्स होती हैं। साथ में ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। इनकी जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा, राइट। और इनका जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। ये जो फ्लूइड होता है वैसे तो सब में ही सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। ये दूसरी जो टाइप की मम्मियां होती हैं वो होती हैं इनवॉलेंट्री, सीधी सादी सी बेचारी मम्मियाँ। ये किसी की जो आप कहोगे वो सुन लेंगी, ज्यादा किसी की मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है सीधी सादी सी, जिनको कुछ नहीं पता होता, ठीक है बेटा तुम बताओ क्या करना चाहिए, कैसे हमें आगे उन आंटी को क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए, उन्होंने मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोला, तो हम बताते हैं उनको मम्मी आपको जाकर के उनको ऐसे ऐसे बोलना है, ऐसे ऐसे बोलना है। वो बोलती मैं नहीं बोल पाऊंगी, फिर हम ही जाके बोलना पड़ता है। समझ में आ रहा है? ये सीधी सादी बेचारी मम्मियाँ हैं जो कुछ भी डिसीजन खुद नहीं ले पाती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। ये जो होती हैं ये बेसिकली जैसे कि ये होती हैं अनब्रांच्ड, तो ये भी अनब्रांच्ड ही होती हैं, ये यूनि न्यूक्लिएटेड होती हैं। न्यूक्लिएटेड दूसरी स्पिंडल शेप्ड होती हैं। इनके भी जो अंदर फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, राइट। और ये कहाँ पाई जाती हैं? ये इनवॉलेंट्री मसल्स हमारी कहाँ पाई जाएंगी? किडनी में, है ना, फिर स्टमक में, आईज में। इसका एक एग्जाम्पल याद रखना, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस पेरिस्टाल्सिस एक टाइप का जो मूवमेंट होता है, ये हेल्प करता है। पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट होता है ये हमारा ओइसोफेगस में होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से होता है। ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में हेल्प करती हैं और ये स्पिंडल शेप्ड होती हैं, कुछ ऐसी सी मसल्स होती हैं, स्पिंडल शेप, राइट। और ये यूनि न्यूक्लिएटेड होती हैं, सब में एक 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 एक, एक। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। दूसरा ये आती है हमारी कार्डियक मसल। ये जो मम्मियां होती हैं ये बेचारी बिल्कुल दिल से सोचती हैं, सिर्फ इनको दिल ही, ये अच्छे डिसीजन लेंगी खराब डिसीजन लेंगी, पर ये जो भी लेंगी दिल से लेंगी। तो ये जो मसल्स होती हैं ये हार्ट की मसल्स होती हैं, ये भी इनवॉलेंट्री होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं। दूसरी ये ब्रांच्ड होती हैं और यूनि न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी कि सिंगल न्यूक्लियस होता है इसमें। दूसरी ये कहाँ पाई जाती है? हार्ट की मसल्स में, हार्ट की मसल्स में मदद होती हैं ये। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बेसिकली इनका काम होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये जो मसल्स होती हैं कभी, जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं ये कभी भी टायर्ड नहीं हो सकती। इनको स्केलेटल मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी स्केलेटन यानी कि हड्डियों से जुड़े होते हैं ये वाली मसल्स। तो ये मसल्स जो होती हैं हमारी टायर्ड हो जाती हैं, राइट, थक जाती हैं। पर ये दोनों मसल्स हमारे जब तक लाइफ चलती रहेगी तब तक ये मसल्स काम करती ही रहेंगी। इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आई होप आपको मस्कुलर टिश्यू अच्छे से याद हो गया है। मम्मी आप फिर से रिवाइज करते हैं, 3 टाइप की होती हैं। पहली मम्मियाँ होती हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होती हैं, खुद के डिसीजन खुद से लेंगी, क्लियर होता है माइंड सेट, बहुत स्ट्रिक्टनेस से अपना सारा चीजें करती हैं, वो होती हैं हमारी स्ट्रेटेड मसल्स या फिर स्केलेटल मसल्स। इनके डिसीजंस वॉलंटरी होते हैं, खुद डिसाइड करती हैं कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, राइट। इसका एग्जांपल हमारे आर्म्स और लेग्स की मसल्स होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, सार्कोलेमा यानी कि जो आउटर लेयरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है उसको सार्कोलेमा बोलते हैं, अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और ये मसल्स में हम टायर्डनेस फील कर सकते हैं, राइट।
नॉन स्टेटेड मसल्स, ये तो हमारी दूसरी टाइप की मम्मियां हैं जो बहुत ही सीधी सादी से होती हैं, जिनको गुस्सा तो बहुत आता है पर ये रिस्पॉन्स नहीं कर पाती हैं, है ना, आंटियों को जाके हमें ही रिस्पॉन्स करना पड़ता है। ये इनवॉलेंट्री होती हैं, हमारे ऊपर इनके सारे डिसीजंस होते हैं। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, स्पेंडल शेप इनका स्ट्रक्चर होता है, सार्कोप्लाज्म इसमें भी पाया जाता है। किडनी, स्टमक, आईज में इसकी जो मसल्स पाई जाती हैं। पेरिसाइलिस मूवमेंट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। फिर आ जाता है कार्डियक मसल्स, जो मम्मियां जो दिल से बिल्कुल सोचती हैं, किसी का कोई बुरा नहीं कर सकती, वो है ना, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, छोटी छोटी बातों पर रोने लगती हैं, वो कार्डियक मसल्स के अंदर आती हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। अब ब्रांच होती हैं उसको ऐसे देख लो थोड़ा सा, ये रही हमारी एक मसल, दूसरी ऐसे, ये रही हमारी दूसरी मसल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये भी ब्रांच ऐसे कर दो, है ना, समझ रहे हो, मतलब ये ऐसी ही होती हैं, ब्रांच होती हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ कार्डियक मसल्स होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, और जब तक हमारी लाइफ चलती है तब तक ये सारी मसल्स ऐसे ही एक्टिव रहती हैं। आगे बढ़ जाते हैं, और अब इसके बाद हमें मस्कुलर टिश्यू के बाद अगर याद करो तो क्या क्या था, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्रोटेक्शन, राइट, सिक्योरिटी। दूसरी बात हमें क्या चाहिए, सेल्फ डिफेंस, ये रहा हमारा सेल्फ डिफेंस। मस्कुलर टिश्यू को ऐसे याद रखो, सेल्फ डिफेंस, पर ये बेसिकली हमारा जो हम लोग सेल्फ डिफेंस में एक्शंस करेंगे, ये एक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारा मस्कुलर टिश्यू। फिर आ जाते हैं हम लोग, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू, फिर हमने पढ़ा मस्कुलर टिश्यू। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये बेसिकली कनेक्ट करता है एपिथेलियल मस्कुलर टिश्यू को। पूरी बेसिकली क्या है, एपिथेलियल टिश्यू ऐसे रहा, मस्कुलर टिश्यू मान लो फॉर एग्जांपल ये रहे मसल्स, तो इनके बीच में जो जगह है वो तो खाली है ना, इनको कनेक्ट करना जरूरी है। अब क्यों जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज पहुंचानी है, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए ना जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करे, कोई पूरी बॉडी का पाथवे बनाए। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, बेसिकली पूरी बॉडी का पाथवे बनाता है। अगर कोई गैस है यहाँ से वहां पहुंचानी है तो वो कनेक्टिव टिश्यू पहुंचाएगा। ट्रांसपोर्ट करना है, कोई मिनरल है, कोई है ना, हार्मोन है, तो ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से ही करते हैं। समझते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में हेल्प करता है, यानी स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, जो स्पेसेस होती हैं उनको फिल करता है। फिर प्रोटेक्शन में भी हेल्प कर सकता है, कई करता है, बेसिकली बहुत सारी चीजें जो प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे हमारे WBC जो होती हैं, ये रेड ब्लड जो हमारे ब्लड्स में पाई जाती हैं, ये बेसिकली प्रोटेक्ट करती हैं हमारी बॉडी को फ्रॉम पैथोजेंस या फिर इन्फेक्शन, राइट। कनेक्ट करता है पार्ट्स को, यानी एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करेगा, कनेक्टिव टिश्यू का यही काम है। स्टोर करता है फैट। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ जाते हैं, इसका एक एग्जाम्पल है ब्लड। तो जो हमारा ब्लड है उसका बेसिक काम क्या है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर को, फूड को, डाइजेस्टेड फूड को, हॉर्मोन्स को, डाइजेस्टेड फूड को, गैसेस को, मिनरल्स को, है ना, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है हमारा ब्लड। साथ में ये क्या करता है, प्रोटेक्शन भी करता है। समझते हैं, थोड़ा ऊपर का रब कर ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ब्लड है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है प्लाज्मा। तो ये जो हमारी प्लाज्मा है, ये ऐसे लिख लेते हैं, जो हमारा ब्लड है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। अरे यार, प्लाज्मा और दूसरा है कॉर्पसल्स। पहला जो प्लाज्मा है ये 55% ऑफ ब्लड है। इसमें जो 90% ऑफ प्लाज्मा है इज वाटर। जो 10% ऑफ प्लाज्मा है
इज प्रोटीन। कैसा प्रोटीन? एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, है ना, ETC, ये सारे ऐसे प्रोटीन है। ये रहा हमारा स्ट्रक्चरल मतलब फ्रेमवर्क ऑफ प्लाज्मा। अब आते हैं कॉर्पसेल्स पे। 45% ऑफ ब्लड, है ना, बेसिकली 3 टाइप्स हैं इसके भी, प्लेटलेट्स, दूसरा है हमारा WBC, तीसरा है हमारा RBC। तो जो WBC इसको आप समझो सोल्जर्स। क्यों? बेसिकली ये हमारे बॉडी में सोल्जर्स का काम करते हैं। सोल्जर्स क्या करते हैं? हमारे बाहर के टेरेस से या बाहर के किसी भी चीज़ों से हमें बचाते हैं। वैसे ये भी हमें पैथोजन से, कोई भी बाहर का चीज़ें एंट्री कर जा रही है तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो WBC की वजह से होता है, और इम्यून सिस्टम हमारा फाइट करता है उन पैथोजन से जो हमारे बॉडी में एंटर कर जा रहे हैं। फिर आता है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, राइट। ये जो थ्रोम्बोसाइट है, ये प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारे थ्रोम्बोसाइट्स, ये बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो क्या होगा? हल्का सा भी कट लग जाएगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में खून हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा। ब्लड क्लॉट करता है तो क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो थोड़ी देर मतलब आएगा, बाहर आएगा, फिर क्लॉट करने के बाद वो रुक जाएगा, नहीं आएगा। इसलिए ब्लड क्लॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और प्लेटलेट्स जो हमारी बॉडी में है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। RBC को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट साइट भी कहते हैं इसको। साथ में इसके पास होते हैं हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ये रेड होता है। तीसरा, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में, ऑफ ऑक्सीजन में या गैसेस में हेल्प करता है, राइट। ये इसका बेसिक काम है RBC का। आई होप आपको पूरा कनेक्टिव टिश्यू लगभग समझ में आ गया है। और भी चीज़ें हैं जो हमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करनी है। फिलहाल के ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड थैंक यू।